मैंने जानबूझकर अपने होने वाले जीजा जी से शादी नहीं की क्योंकि मेरी मजबूरी थी। लेकिन अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप सबका दिल जीत लूँ, आप सबको खुश रखूँ। लेकिन फिर भी आप सब मुझसे खुश नहीं हुए। मैंने बहुत किया आप सबके दिल में जगह बनाने के लिए, लेकिन शायद कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। मैं सबको बहुत बुरी लगती हूँ, तो अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ और मेरे पति को और मेरी सास को अब मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मेरी सास और मेरी बुआ सास को मेरे हाथों का खाना नहीं खाना पड़ेगा। अब मेरे पति को मेरी शक्ल देखकर चाय नहीं पीनी पड़ेगी और अब मेरी शक्ल देखे बिना सबका दिन भी अच्छा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अब मेरे जाने से आप सब खुश होंगे। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरी बहन, मेरे मम्मी-पापा रहते हैं। मेरा कोई भाई नहीं है। हम दोनों बहनें एक साथ ही कॉलेज जाया करते थे। एक दिन मेरे पापा के दोस्त मेरे घर पर आए हुए थे और हम दोनों बहनें कॉलेज गई हुई थी। जब हम कॉलेज से आए तब हमने देखा कि हमारे पिताजी के दोस्त आए हुए हैं। हमने उनके पाँव छुए और उनके लिए चाय और उन्हें नाश्ता कराया। उसके बाद जैसे ही वो घर जाने को हुए, तभी अचानक से आंधी और बारिश होने लगी और मेरे पापा ने अपने दोस्त को कहा, "क्यों ना आज तू यहीं रुक जा? देख कितना मौसम खराब है। तेरा दोस्त आज काम नहीं आएगा तो कब आएगा? तू मेरी बात मान और यहीं रुक जा और अपने घर पर फ़ोन लगाकर कह दे कि आज तू मेरे यहाँ ही रुका हुआ है, ताकि वो लोग भी परेशान ना हो।" और मेरे पापा के दोस्त ने ऐसा ही किया और वह हमारे घर रुक गए। मेरे मम्मी-पापा ने हम दोनों बहनों को बहुत प्यार से पाला था और हमारे अंदर कूट-कूट कर संस्कार भरे हुए थे। यह देखकर मेरे पिताजी के दोस्त को बहुत अच्छा लगा। वो अपने बेटे के लिए बहुत सी जगह रिश्ता देखने जा चुके थे, लेकिन जहाँ भी गए वहाँ उनको कोई लड़की पसंद नहीं आई। लड़की तो सारी अच्छी थी, लेकिन उनको एक संस्कारी बहू चाहिए थी, ना कि मॉडल। उन्होंने मेरे पापा को बताया कि बेटे के लिए लड़की देखने गए थे, तो वहाँ पर जो लड़की थी, छोटे-छोटे कपड़े में आई थी और फ़ोन में ही लगी हुई थी। यह देखकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने परिवार के हिसाब से एक संस्कारी लड़की की तलाश में थे और मेरे पापा के दोस्त को मेरी बहन उनके बेटे के लिए बिल्कुल अच्छी लगी। उन्होंने मेरे पापा से कहा, "यार तेरी बेटियाँ दोनों बहुत ज़्यादा संस्कारी है और मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। अगर तू बुरा न माने तो मैं तुझसे रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। अगर तू अपनी बड़ी बेटी की शादी मेरी बेटी से कराएगा तो बता, हमें तेरी बड़ी बेटी बहू के रूप में बहुत अच्छी लगी। अगर तू हाँ कहे तो ही हम ये बात आगे बढ़ाएँगे।" तभी मेरे पिताजी ने कहा, "यार कैसी बात कर रहा है तू? तू तो मेरा दोस्त है और कितना अच्छा परिवार है तेरा। भला मुझे क्या आपत्ति होगी? मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ।" और मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे से मेरी बहन की शादी तय हो गई। मेरे पिताजी ने उनको मेरी बहन की तस्वीर भी दी और कहा, "यह तू ये तस्वीर ले जाओ और अपने परिवार वालों को भी दिखा देना।" मेरे पिताजी के दोस्त वो तस्वीर लेके अगली सुबह ही मौसम ठीक होते ही अपने घर चले गए। उन्होंने अपने पूरे परिवार को वो फ़ोटो दिखाई और मेरी बहन सबको ही बहुत पसंद आ गई और सब इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए और एक दिन पंडित को बुलवाकर शादी की डेट भी निकलवा ली। शादी में अभी 12 दिन बाकी थे। शादी की डेट जल्दी इसलिए निकलवाई गई क्योंकि मेरे पिताजी के दोस्त चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों बच्चों की शादी हो जाए। ऐसे ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कपड़े खरीदना, गहने बनाना, सब तरह की खरीदारी शुरू हो गई। शादी में जब 4 दिन रह गए तब मेरे होने वाले जीजा जी खास मेरी बहन से मिलने मेरे घर आए। उनको घर का एड्रेस भी मालूम नहीं था। कैसे न कैसे उन्होंने मेरे घर का एड्रेस निकलवाया और मेरी बहन को देखने के लिए घर आ गए। मेरी बहन तस्वीर में दिखती है क्या? सच में वैसी ही है? यही देखने के लिए मेरे होने वाले जीजाजी मेरे घर आ गए। उस समय मेरी बहन छत पर कपड़े सुखा रही थी और सच बात तो यह है कि मैं और मेरी बहन ने तो मेरे होने वाले जीजाजी को देखा भी नहीं था, इसलिए हम उन्हें नहीं पहचान पाए और मैं दरवाजे के पास गई और मैंने उनसे पूछा, "हाँ जी, क्या लेने आए हैं?" तो उन्होंने कहा, "जी कुछ नहीं।" तो मैंने भी बोल दिया,
अगर कुछ लेने ही नहीं आए हैं और कोई बात नहीं है तो आप यहाँ से जाइए। अगर मेरे पिताजी आ गए तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह मैंने अपने जीजा जी को जाने के लिए कहा। तभी शोर सुनकर मेरी बहन भी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ? कौन है? मैंने अपनी बहन को कहा, मुझे नहीं पता कौन है यह। मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? कुछ काम है क्या? तो ये बोलते हैं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ जमकर खड़े हो गए हैं। पता नहीं कैसे-कैसे लोग हैं। शर्म भी नहीं आती, किसी अजनबी के घर में घुस जाते हैं और घूरते रहते हैं। मेरे होने वाले जीजा जी ने जैसे ही मेरी बहन को देखा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और और एक बहुत बड़ी-सी स्माइल दी और फिर वापस लौट गए। लेकिन समझ में ही नहीं आया कि वो कौन थे। फिर मैं बहाने से अपने पिताजी के पास गई और मैंने उनसे कहा, पिताजी, आपने मेरे होने वाले जीजा जी की तस्वीर नहीं दिखाई। मुझे भी तो दिखाइए कि आखिर कैसे दिखते हैं मेरे होने वाले जीजा जी। तो मैंने अपने पिताजी से उनकी तस्वीर दिखाई। जैसे ही मैंने वो तस्वीर को देखा, मुझे इतनी ज़ोर से हँसी आ गई। तभी मेरे पिताजी कहने लगे, क्या हुआ? इसमें हँसने वाली क्या बात है? क्या यह कोई जोकर है? अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि उनके होने वाले दामाद और मेरे होने वाले जीजा जी ख़ास मेरी बहन को देखने के लिए यहाँ तक आए थे और पता नहीं मैंने उन्हें क्या-क्या सुना दिया और फटाफट से मैंने तस्वीर अपने पिताजी को वापस लौटा दी और अपनी बहन के पास दौड़ कर गई। मैंने अपनी बहन को बताया, दीदी, सुबह जो आए थे ना, जो आपको स्माइल करके चले गए, आप जानती है कि वो कौन थे? तभी मेरी बहन कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, तू बता। तो मैंने अपनी बहन को बताया, वही तो आपके होने वाले पति परमेश्वर और मेरे होने वाले जीजा जी थे। तभी मेरी बहन कहने लगी, चल झूठ मत बोल, तुझे कैसे पता? तूने देखा भी नहीं है। तभी मैंने अपनी बहन को बताया कि मैंने तो देख लिया है, आपने नहीं देखा। मैंने तो पिताजी से तस्वीर माँग ली और मेरे होने वाले जीजा जी ही थे, जो यहाँ तक आ गए मेरी बहन को देखने। मैं अपनी बहन को छेड़ने लगी और मेरी बहन शर्म कर मेरे पास से चली गई। ऐसे ही 3-4 दिन और निकले और मेरी बहन की शादी वाला दिन आ गया। शादी वाले दिन कमरे में मेरी बहन सज-धज कर बैठी हुई थी और मेरे होने वाले जीजा जी का स्वागत किया गया और उन्हें अंदर बुलाया गया। जब मंडप में शादी के लिए वो बैठे, तो मैं अपनी बहन को कमरे में लेने गई, तो मैंने देखा कि मेरी बहन तो कमरे में है ही नहीं। मैंने पूरे घर में अपनी बहन को ढूँढा, लेकिन मेरी बहन कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैंने ये बात अपने पिताजी को बताई कि पिताजी, दीदी कमरे में नहीं है। मैंने पूरे घर में देख लिया है। मेरे पिताजी बहुत परेशान हो गए और मकान में इधर से उधर मेरी बहन को ढूँढने लगे। जब वो नहीं मिली तो आँखों में आँसू लिए मेरे पिताजी कहने लगे, बहुत शर्म की बात है कि तेरी बहन इस शादी से भाग गई है। हमारी पूरी बदनामी करा दी, भरी बारात में हमारा मुँह काला करवा दिया। अब हम सबको क्या जवाब देंगे? मुझे मुँह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। मेरे पिताजी खुद को सँभाल भी नहीं पा रहे थे और बहुत रोने लगे और ज़मीन पर गिर पड़े। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेरी बहन भागी नहीं थी और इस बारे में मुझे बहुत समय बाद पता चला और सच्चाई का पता चलते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे तो होश ही उड़ गए। तभी मेरे पिताजी कहने लगे, सबको पता चलेगा तो कितनी थुतू होगी। मेरे पिताजी मेरी माँ के पास गए और कहने लगे कि देख लो तुम्हारी बेटी की करतूत, वो इस शादी से भाग गई है, पूरे घर में नहीं है। तभी मेरी मम्मी रोने लगी और बहुत परेशान हो गई। मेरे माता-पिता जी को और मुझे डर था तो सिर्फ़ बदनामी का कि आखिर सबको कैसे सच्चाई बताई जाएगी। फिर मेरे पिताजी और मेरी माँ उम्मीद के साथ आँखों में चमक लिए मेरी तरफ देखने लगे। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी माँ ने आँखों में आँसू लिए मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझसे कहा कि बेटा, अब बस एक ही रास्ता है इस बदनामी से बचने का। अब तुझे तेरी बहन की जगह मंडप में बैठना होगा। अब तू उनसे शादी कर ले, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हम बाद में उन्हें सारी सच्चाई बता देंगे। लेकिन मेरे पिताजी को कहीं न कहीं अभी भी यकीन नहीं था कि मेरी बहन भागी है और मेरे पिताजी फिर से घर के चारों तरफ देखने लगे। उन्होंने सच्चाई जान ली और मेरी बहन घर में ही थी, लेकिन वो मर चुकी थी, क्योंकि जब बारात आई थी तो मेरी बहन बारात देखने छत पर गई थी और तभी उसे बहुत तेज़ करंट लगा था
और वो झटके से मकान के पीछे की तरफ गिर गई थी और पड़े-पड़े उसकी मौत हो गई। लेकिन यह बात मेरे पिताजी ने घर में किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि अगर यह बात वो सबको बता दी होती तो घर का सारा माहौल बिगड़ जाता, खुशी का घर मातम में बदल जाता। वह नहीं चाहते थे कि शादी के घर में कोई मातम छाए, इसलिए वो शांत रहे। लेकिन बस एक ही इंसान था जिसे उन्होंने ये सच्चाई बताई थी और जो इस दर्द को समझ सकता था। वैसे मेरे पापा ने अपने परिवार को नहीं, अपने दोस्त को सारी बात बताई कि ऐसे-ऐसे बात हो गई है। फिर मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के दोस्त शादी से कुछ समय के लिए गायब रहे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया और मेरी माँ ने मुझे एकदम दुल्हन की तरह सजाकर अपनी बहन की जगह बिठा दिया और मेरी शादी मेरे होने वाले जीजा जी से हो गई। मेरे मम्मी-पापा 2 वजह से रो रहे थे। एक तो मेरी विदाई को लेकर और दूसरा मेरी बहन के गायब होने की वजह से। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी वाली परेशानी थी कि मेरे ससुराल वालों को भी नहीं पता था कि उनके बेटी की शादी मेरी बहन से नहीं, मुझसे हुई है। जब मैं ससुराल आई तो सारे रीति-रिवाज से घर में गृह प्रवेश किया और जब मेरे पति ने पहली बार मेरा घूंघट हटाकर मेरा चेहरा देखा, तो उनकी आँखें गुस्से से लाल हो गई और वो दाँत बिचकाते हुए बोले, तुम यहाँ कैसे? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। जवाब देने को मेरे पास कुछ था ही नहीं। तभी मेरे पति ने मुझे गुस्से भरी नज़रों से पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और घर में भी नहीं घुसने दिया। फिर मेरे ससुर जी आए और मुझे बाहर से अंदर लेकर गए और कहा, तुम यहीं रहो, मैं भी देखता हूँ यहाँ तुम्हें बाहर कैसे निकालते हैं। अपने ससुर जी का ये अंदाज देखकर मैं एकदम चौकन्ना रह गई और हैरान होकर मैंने अपने ससुर जी की तरफ देखा, क्योंकि मेरे ससुर जी को भी मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। आखिर मेरी बहन की जगह मैं कैसे आ गई? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे ससुर जी के चेहरे पर बिल्कुल भी ऐसा भाव दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उन्हें कुछ पता ना हो। शायद उन्हें वो सच्चाई पता थी, जो मुझे भी नहीं पता थी। और तो और मेरी बुआ सास और मेरी खुद की सास दोनों मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाती थी। दोनों मुझसे झगड़ा करती रहती थी। मेरी इज़्ज़त उतारती रहती थी। बिल्कुल भी मेरी कदर परवाह नहीं करती थी। ना मुझसे ढंग से बात करती थी, ना ढंग से मेरी तरफ देखती थी। एक दिन मैं अपनी बुआ सास के लिए नाश्ता लेकर गई, तो उन्होंने मेरे हाथ से प्लेट छीन कर फेंक दी और कहा, निकल जा मेरे कमरे से और दोबारा यहाँ मत आना। मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर मैं अपनी सास के पास गई और उन्हें भी मैंने नाश्ता दिया। वो भी मेरी बुआ जी के साथ ही थी, तो उन्होंने भी मेरी भर-भर कर बेइज़्ज़ती की और नाश्ते के लिए मना कर दिया। मैं नाश्ता वापस लेकर रसोई में चली गई और रसोई में ले जाकर रख दिया। फिर मैं अपने पति के लिए चाय लेकर गई। मेरे पति ने लाल आँखों से मुझे देखा और झटके से पलंग से उठ उठ खड़े हुए और मुझे देखकर चले गए। मैं उन्हें आवाज़ देकर बुलाने लगी, तो वो गुस्से में तिलमिलाते हुए मेरी तरफ आए और दाँत बिचकाते हुए बोले, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, चली जाओ यहाँ से और गुस्से में रेडी होकर ऑफ़िस चले गए। शाम को मेरे पति ऑफ़िस से वापस आए, तो दरवाजे की बेल बजी और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही मेरे पति ने मेरी शक्ल देखी, वैसे ही बैग को साइड में फेंका और मुझे अनदेखा करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए और जाकर अपने कमरे में बैठ गए। यह देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह मैं फिर से अपने पति के लिए चाय लेकर गई, तो उन्होंने चाय का कप छीनकर फेंक दिया और मुझे इतना सुनाया कि बता भी नहीं सकती। उन्होंने कहा, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो, अपनी गंदी सी शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और मुझसे बिल्कुल दूर रहना। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है और चले गए। शोर सुनकर मेरी सास भी आ गई और मेरे पति ने मेरी सास को बताया कि माँ, इस लड़की को मुझसे दूर ही रखा करो, इससे कह दो कि मुझे इससे बात नहीं करनी है। तभी मेरी सास कहने लगी, यह तो है ही करमजली, इसके माँ-बाप ने धोखे से इसे भेज दिया है। हमारे साथ धोखा किया है, इसके माँ-बाप धोखेबाज है। वो मुझे उल्टा-सीधा बोलते रहते थे। ऐसे ही 2 महीने बीत गए, लेकिन किसी का भी रवैया मेरे प्रति नहीं बदला।
वो मुझे दिन प्रतिदिन बस खड़ी-खोटी सुना दिया करते थे, उल्टा-सीधा बोल दिया करते थे। जब उनका मन भर जाता था तो जाकर अपने कमरे में बैठ जाते थे। लेकिन मेरे ससुर इस बात से बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने सारी सच्चाई पता थी और वो मेरे परिवार वालों को समझाते भी थे, लेकिन उनमें से कोई भी समझने वाला नहीं था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो। अपने ससुराल वालों के ऐसे रवैये से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मेरा सुसाइड करने का मन करता था। लेकिन मेरे ससुर जी आए और मुझे समझाने लगे कि बेटा, कभी भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना। भले ये सब तुम्हारे साथ ना देते हो, तुम्हें प्यार ना करते हो, लेकिन तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें जन्म दिया है। वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने ऐसा कदम उठा लिया है तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, तुम खुद ही सोचो। मेरे ससुर जी ने मुझे ये बात समझाते हुए कहा तो मुझे समझ भी आई कि हाँ, ये गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और निकले, लेकिन मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया कि मैं कुछ ना करूं, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है। आखिर कहाँ तक, किस हद तक इंसान सुनेगा। मेरे दिल में इतना दर्द था कि मैं क्या बताऊं। मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। एक दिन मेरे पति ऑफिस जा रहे थे, मैं उनको लंच देने गई तो उन्होंने मुझे धक्का देते हुए कहा, साइड हो जाओ यहाँ से और मेरे सामने भी मत आओ। उनके धक्के देने से मेरे पाँव हल्का सा मुड़ा और मैं साइड में जाकर गिर गई। गिरने से मेरे माथे पर भी चोट लग गई थी और मेरे पति ने देख लिया कि हाँ, मुझे चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो मुझे देखने नहीं आए। उनकी इस बात से मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। जब सुबह उठी तो मेरे पति मुझे घूर रहे थे, जैसे उनके दिल में बहुत भड़ास हो, जिसे वो निगलना चाहते हैं। लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर करते हुए जाने दिया और मैं बाहर चली गई। जब रसोई में मैं नाश्ता बनाने गई तो वही मेरी सास खड़ी थी और मेरा चेहरा देखते ही रसोई से बाहर निकल आई और बहुत बड़ी-बड़ी आँखों से मुझे घूरते हुए बड़बड़ाने लगी कि आ गई सुबह-सुबह अपना मुँह दिखाने, सारा दिन खराब कर दिया। अपने ससुराल वालों की ऐसी बातों से मैं बहुत तंग आ गई, जैसे मानो जीने की चाहत ही खत्म हो गई थी। और एक दिन मैं घर से चली गई और मेरे पति ने देखा कि मैं उनके पास हूँ ही नहीं, तो उन्होंने इधर-उधर नज़र फेरी, पर उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। बात मेरे पति ने मेरी सास को जाकर बताई, उन्हें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कहने लगी कि यही कहीं पास में गई होगी, जाने दो, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, जान तो छूट गई। और जैसे ही यह बात मेरे ससुर जी को पता चली तो वो अपनी किस्मत पर पछताने लगे और अपने परिवार वालों पर गुस्सा करने लगे कि अगर उस लड़की ने कोई भी गलत कदम उठाया तो तुम सबकी खैर नहीं। मैं तुम सबको इतना अच्छा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद कर रखोगे। अगर उस बिटिया रानी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तभी मेरे पिताजी वहां आ गए और मेरे बारे में पूछने लगे। जैसे ही मेरे पिताजी ने कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, कहाँ है मेरी बेटी, तो मेरे ससुर जी ने आँखों में आँसू लिए कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी का ध्यान नहीं रख सका, मेरी ही गलती है। मैंने अपने परिवार वालों को कुछ समझाया ही नहीं। आज मेरी वजह से आपकी बेटी है, घर छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई है। तभी मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा रोने लगे और कहा, मैंने अपनी एक बेटी तो खो दी और मैं दूसरी बेटी नहीं खोना चाहता, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे पिताजी ने और मेरे ससुर जी ने बाकी परिवार वालों को सारी सच्चाई बताई कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे दोनों दुल्हन की अदला-बदली हुई थी। मेरे ससुर जी ने अपने बेटे और अपनी पत्नी और अपनी बहन को बताया कि उस दिन जब हम बारात लेकर उनके घर गए थे, तो उनकी बड़ी बेटी बारात देखने के लिए छत पर गई थी और उसे करंट लग गया था, जिसकी वजह से वो घर के पीछे वाली जगह पर गिर गई थी और हम सब में से किसी को भी नहीं दिखी। जब हमारी नज़र उस पर गई, तब तक वो मर चुकी थी। शादी का माहौल खराब ना हो और शादी वाला घर मातम में ना बदल जाए, इसलिए हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया और सारा क्रियाक्रम, सारा काम हम दोनों ने ही किया और शादी को होने दिया। उस लड़की को भी नहीं पता जिसे इतने दिनों से तुम लोग सता रहे हो। वो इस सच्चाई के बारे में जानती ही नहीं है कि बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। वह तो इन सब बातों से अनजान है। बेचारी अपनी बहन के बदले इस घर में
करके आई। तुम सबकी इतनी बातें झेलती रही, तुम सबकी इतनी इज्जत की, लेकिन फिर भी तुम सब ने उसके साथ बहुत गलत किया। उसे चैन से जीने तक नहीं दिया। अब सबकी आंखों में आंसू थे। मेरे ससुर जी और मेरे पिताजी और बाकी परिवार वालों की आंखों में भर भर के आंसू थे और वो सब मुझे पूरे मकान और घर के आसपास ढूंढने लगे। जब मैं उन्हें कहीं नहीं नजर आई तो वो माथे पर हाथ रखकर नीचे बैठ गए। तभी उनके पास मेरा एक वीडियो गया जो मैंने ही उन्हें भेजा था। उस वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया था कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप सबका दिल जीत लूं, आप सबको खुश रखूं, लेकिन फिर भी आप सब मुझसे खुश नहीं हुए। मैंने बहुत कुछ किया आप सबके दिल में जगह बनाने के लिए, लेकिन शायद कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। मैं सबको बहुत बुरी लगती हूँ। तो अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ और मेरे पति को और मेरी सास को अब मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मेरी सास और मेरी बुआ सास को मेरे हाथ से खाना नहीं खाना पड़ेगा और मेरे पति को मेरी शक्ल देखकर चाय नहीं पीनी पड़ेगी और अब मेरी शक्ल देखे बिना सबका दिन भी अच्छा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अब मेरे जाने से आप सब खुश होंगे। तभी मेरे घर के एक नौकर ने देखा कि वीडियो किस जगह पर रिकॉर्ड की गई है और फिर वो सबको लेकर उस जगह पर आ गया और उस समय मैं बस रो रही थी, क्योंकि अपने आप को ख़त्म करने के लिए भी जिगर चाहिए होता है। जिगर तो मैंने बना लिया था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने से पहले कुछ मिनट खुद के लिए जीना चाहती थी और जैसे ही मैं कूदने वाली थी, तभी मेरे परिवार वाले दौड़कर आ रहे थे और मैं उन्हें देखकर और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ गई और खाई में कूद गई। यह देखकर मेरे परिवार वाले बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। और मेरे पति तो ऐसे रो रहे थे जैसे उनकी ज़िंदगी का सबसे अनमोल इंसान दुनिया से चला गया हो। लेकिन वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते थे। लेकिन वो मेरे लिए क्यों रो रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक आदमी ने मुझे खाई में गिरने से बचा लिया था और डर के मारे मैं बेहोश हो गई थी। वो मुझे ऊपर लेकर गया। फिर मेरे पिताजी ने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया और मेरे पिताजी और बाकी सब लोग मुझे बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ, मुझे तो तब भी नहीं पता था।